बजट बनाना, अपने महीने का बजट बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे कि बजट बनाया किस तरह से जाता है। मंथली बजट बनाने की बात तो बहुत सारे करते हैं और बाद में वो कहते हैं कि हमारा बजट हिल जाता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमारे बजट में बाहर होती हैं, हमारा बजट बहुत ज़्यादा हिल जाता है। तो किस तरह से आपको बजट को हिलाए बिना किस तरह से एक परफेक्ट बजट बनाया जाता है, चाहे आप 10,000 रुपये महीने कमाते हैं या 10 लाख रुपए महीने, आप किस तरह से एक अपना मंथली बजट बना सकते हैं, अपने मंथली एक्सपेंसेस, अपने मंथली नीड्स, अपने मंथली वांट्स, अपने मंथली सेविंग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि एक परफेक्ट बजट निकल करके आए और जहां से आपका पैसा भी बचे और आप बढ़िया से उसे खर्च भी कर पाएं। ये किस तरह से होगा, ये जादू जब हम कहते हैं कि आपका पैसा भी बचना चाहिए और साथ में बढ़िया से आप पैसा भी खर्च कर पाएंगे, ये किस तरह से होगा, इसको आज हम देखेंगे कि आप अपना मंथली बजट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं मनी मैनेजमेंट का ये एपिसोड, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंथली बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। फिर हम बात करेंगे मंथली बजट बनाने की पूरी प्रोसेस कि किस तरह से आप परसेंटेज वाइज पूरी प्रैक्टिकलिटी के साथ में हम आपको बताएंगे कि आप अपना मंथली बजट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली बजट जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हमारे पास एक बजट होता है, जब हमें पता है कि हमारे पास ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, लिमिटेड पैसा है, इतना सा पैसा है जिसको हमें खर्च करना है, तो वहाँ पर हमारे जो डिसीजंस होते हैं, जो पैसे को खर्च करने के डिसीजंस होते हैं, वो बहुत सोच समझ करके लेते हैं। हम शॉपिंग करने निकल जाते हैं और जो 1,000 की चीज़ें लानी थी वो 10,000 की नहीं लाते, फिर वो 1,000 की चीज़ें भी शायद 800-700 की हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें होती है। जब आपको पता है कि आपका बजट टाइट है या आपको पता है कि जब आपके पास लिमिटेड मनी है, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने की नहीं सोचेंगे, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी क्लटर खरीदने का नहीं सोचेंगे जो कि आपके घर में पड़ा रहेगा, आपके यूज़ भी नहीं है, आपको यूज़ भी नहीं आने वाला। ठीक है, आपको ऐसा स्पीकर, एक बहुत महंगा स्पीकर खरीदने का नहीं सोचेंगे जो आप शायद महीने में या 2 महीने में 4 महीने में एक बार यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज़ हम बात कर रहे हैं मंथली बजट को बनाना कैसे है। सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये महीने है। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपकी जो भी इनकम है आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी लोगों ने फाइनेंसेस के ऊपर इतनी सारी किताबें लिखी हैं, सब में एक पॉइंट आपको कॉमन देखने को मिलेगा। वो पॉइंट ये है कि सबसे पहले जब भी आपकी इनकम आती है, जब भी आपकी सैलरी आती है, सबसे पहले आप खर्चे निकालने में बैठ जाते हैं, अपने बिल्स देने बैठ जाते हैं, अपने रूम का रेंट देने बैठ जाते हैं, अपने बाकी क्रेडिट कार्ड का बिल देने बैठ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सेव करना है, सबसे पहले आपको खुद को इन्वेस्ट करना है। बाकी जो पैसा बचेगा आप उसको एक्सपेंसेस में लगा सकते हैं। सबसे पहले यानी कि पैसा बचाना है। हम क्या करते हैं ना, हम 50,000 रुपये सैलरी है तो 20,000 रुपये हमारे रेंट के चले जाएंगे, बाकी चीज़ों के बिल्स के चले जाएंगे। 20,000 रुपये या 25,000 रुपये में हम ऐसे ही महीने का खर्चा निकाल देंगे। बाकी जो 2-5,000 रुपये बचेंगे उनको देख करके हमारे अंदर ये आती है, यार 2-5,000 रुपये बचे, इनको मैं सेविंग्स अकाउंट में डाल के क्या कर लूंगा, या फिर इनको मैं इन्वेस्टमेंट करके क्या कर लूंगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो चीज़ें आप सबसे बाद में करते हैं यानी इन्वेस्टमेंट, उस चीज़ को सबसे पहले करना है। ठीक है, किस तरह से करना है, किस तरह से मंथली बजट बनाना है, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने है। अब सबसे पहले आपको अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्टमेंट्स में लगा देना है। एक अलग अकाउंट आपका होगा जहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जाएगा। जैसे कि हमने पहला वीडियो बनाया था मनी मैनेजमेंट कोर्स का कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स क्यों खोलने चाहिए, आपको आई बटन में वीडियो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे उनके यूज़ कैसे है कि 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा मल्टीपल बैंक अकाउंट्स क्यों खोलने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 20% आपकी जो भी इनकम होगी, यानी कि 50,000 हमने इनकम ली है, सैलरी ली है, तो 10,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से शायद आप क्रिप्टो में लगाते होंगे, या फिर आप स्टॉक मार्केट में लगाते होंगे, आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते होंगे, या फिर आप हो सकता है इसी जमाने में भी एफडी करा रहे हो, तो वो उसमें चले जाएंगे। वहां पर मान लीजिए आपके 50,000 रुपए आए, आपने 10,000 यहां से उठा करके डायरेक्ट अपने इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, तो आपकी सैलरी 50,000 रुपए नहीं है, आपकी सैलरी है 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए के अंदर आप क्या करना, आपको क्या करना है, जैसा हमने इमरजेंसी फंड वाले वीडियो में डिस्कस किया था, आपको वो वीडियो भी ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने इमरजेंसी फंड वाली वीडियो में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था कि वही चीज़ कि आपके रेंट, आपका बिल्स, आपका सिस्टम क्या है। हमने यही एग्जांपल 50,000 रुपये सैलरी वाला एग्जांपल उस वीडियो में लिया था। ठीक है, तो 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, जिसमें 10,000 रुपये चले गए हैं, अब बचे हैं 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में से अब आपको निकालना है अपने एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले आपको खींचनी है लक्ष्मण रेखा, एक फाइनेंशियल रेखा बीच में खींच दीजिए। इसके इधर लिखना है एक्सपेंसेस, इसके इधर लिखना है इन्वेस्टमेंट्स या फिर सेविंग्स। ठीक है,
सबसे पहले क्या करना है, अपने 50,000 को उठा करके 50,000 में से 10,000 को उठा करके सेविंग्स अकाउंट में डाल देना है या फिर इन्वेस्टमेंट कर देनी है उसकी। अब आपके पास बचे हैं 40,000 रुपये। अब 40,000 रुपये में आपके एक्सपेंसेस के ऊपर इसको हम गिन लेते हैं कि आप 40,000 रुपये को खर्चा करेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस में भी दो कॉलम आते हैं, पहला है नीड्स और दूसरी है वांट्स। नीड्स में वो चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है, खाना, आपको महीने का कितनी ग्रोसरीज का खर्चा आएगा वो खाना आपकी ज़रूरत है, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है वो ज़रूरत है आपकी, आपको EMI भरनी है अपनी लोन की वो ज़रूरत है आपकी, आपको अपने मोबाइल रिचार्ज का, वाईफाई का बिल भरना है वो आपकी ज़रूरत है, आपको अपने घर का रेंट देना है वो आपकी ज़रूरत है। तो आपकी जितनी भी नीड्स हैं, घर का बिल, मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज, वाईफाई का खर्चा, EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल, बाकी जो भी सारी चीज़ें, ग्रोसरीज, खाने पीने का सामान, ये सारी चीज़ें अगर हम इन्हें अमाउंट को कैलकुलेट करें तो अगर 50,000 रुपये आप कमाते हैं तो 20,000 रुपये महीने बड़ी आराम से इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी अपने नीड्स पर आप 20,000 रुपये खर्च करेंगे, ठीक है। 10,000 रुपये गए इन्वेस्टमेंट्स में, नीड्स में गए 20,000 रुपये। अब बात आती है वांट्स की, ठीक है। वांट्स क्या होते हैं? वांट्स वो चीज़ें होती हैं कि जैसे कि मुझे अब लैपटॉप लेना है, मुझे इस महीने एक मोबाइल लेना है, मुझे इस महीने एक स्पीकर लेना है, मुझे इस महीने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, मुझे इस महीने कोई अननेसेसरी कोई ये चीज़ें लेनी है, मुझे इस महीने काफ़ी सारे उल्टे सीधे काम हम लोग करते रहते हैं जब हमारी सैलरी आती है, जब हमारी इनकम आती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप डालेंगे वांट्स में। नीड्स में आपकी वो चीज़ें आ गई जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको EMI देनी है, आपने लोन लिए तो देनी ही पड़ेगी, आपको अगर रेंट देना है तो रेंट देना ही पड़ेगा, बिना मोबाइल फ़ोन के आप नहीं रह सकते तो मोबाइल फ़ोन का बिल आपको भरना ही पड़ेगा। लेकिन वांट्स वो चीज़ें हैं जो चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। आपके पास पैसा कितना बचा है? अब 20,000 नीड्स में गए, 10,000 इन्वेस्टमेंट में गए, बचे हैं 20,000 रुपये, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे वांट्स क्या है, क्या मुझे इस महीने खरीदना है, ठीक है। अब इस 20,000 में से भी हम 5,000 सेपरेट रख देते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आती है महीने में, मान लीजिए कोई चोट आपको लग गई तो उसका अलग से खर्चा आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरी इमरजेंसी आ गई तो उसका अलग से खर्चा आएगा। छोटी मोटी चीज़ें जो हम लाते रहते हैं, जो अर्जेंट आपको ज़रूरत पड़ जाती है कहीं ना कहीं से, उनके लिए 5,000 रुपये हम अलग से रख देते हैं। उन्हें भी हम नीड्स सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो 25,000 की आपकी नीड्स हो गई, 25,000 रुपये आपके पास बचे हैं। 50,000 में से 10,000 हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो बचे हैं 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। अब इन 15,000 का आप करेंगे क्या? अगर आपके पास इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है आपने, तो अब क्या करेंगे? अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया हुआ है तो ये 15,000 रुपये सीधे की सीधे इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में चले जाएंगे, जो कि हमने इमरजेंसी फंड वाले वीडियो में बताए हैं। लेकिन अब 15,000 रुपये आपके पास बचे हैं तो इनका करेंगे क्या? मंथली बजट कैसे बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट में हमने कर लिया अपना पूरा सिस्टम, अपने नीड्स में जमा लिया अपना पूरा सिस्टम। अब बात आती है वांट्स की। अगर आपकी कोई चीज़ खरीदने की इच्छा है, अगर आपके पास 15,000 बचे हैं, अगर आप वो चीज़ 2-5,000 की है तो आप बड़ी आसानी से उसे ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको कोई लैपटॉप खरीदना है जो कि 1 लाख रुपए का है, आपको कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है जो कि 50,000 रुपये का है, आपको कोई स्पीकर खरीदना है जो कि 20,000 रुपये का है, या फिर आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है? अगर आपको खरीदने की इच्छा तो है, अगर आपको मोबाइल फोन खरीदना, मान के चलते हैं अगर आपको मोबाइल फोन खरीदना है जिसकी कीमत 60-70 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये है, ठीक है। आप वो कैसे खरीदेंगे? 2 ऑप्शन है, या तो आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, अमेजन पर जाएंगे, आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे, EMI के लिए अप्लाई करेंगे और EMI ले लेंगे। ये होती है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ 15,000 रुपये हैं, ठीक है, 15,000 आप उस वक्त दे देंगे, बाकी EMI चलती रहेगी। दूसरा ऑप्शन, आप उन 15,000 को उठा करके अपने इन्वेस्टमेंट वाले फंड में डाल देंगे, ताकि, और हर महीने 15,000 जो आपके आते हैं वो इन्वेस्टमेंट वाले फंड में डाल देंगे, ताकि जब भी आपके इन्वेस्टमेंट वाले फंड में 50,000 रुपये हो आपके मोबाइल फ़ोन के लिए, आप वहाँ से निकाल करके मोबाइल फ़ोन तुरंत ले लेंगे, बिना किसी EMI, बिना किसी लोन के, ठीक है। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो आपके वांट्स क्या हैं? अगर आपके वांट्स की कीमत 10,000, 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है? आपको वो पैसे भी उठा करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देने हैं, इन्वेस्टमेंट फंड में डाल देने हैं। और जब भी आपके वो उस गोल के पैसे 2-3 महीने में, जब भी आपके मोबाइल फ़ोन के पैसे वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, तब आप वहाँ से पैसे निकाल करके एक साथ अपने मोबाइल फ़ोन को ले सकते हैं। ना कि आप वहाँ पर बहुत सारा परसेंटेज का इंटरेस्ट दें अपने मोबाइल फ़ोन को लेने के लिए, लोन के लिए। अगर 0% इंटरेस्ट पर आपको कोई EMI मिलती है, आपको कोई लोन मिलती है, तो वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अब छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, उसके लिए लोन लेने से, EMI लेने से आपको बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा बचना चाहिए इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए लोन लेने से, चाहे वो 0% पर ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि EMI तो आपको हर महीने देनी पड़ेगी ना, और आपकी एक पहले से शायद कोई EMI चल रही होगी, कार आपने ली होगी, घर आपने लिया होगा, तो उसके ऊपर से ये एक और EMI आ गई। ये आपको एक चीज़ सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो
सबसे पहले आती है आपकी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने पैसा लगा दिया, दूसरे नंबर पे आती है आपकी नीड्स जहां पर आपका पैसा चला गया, वहाँ इन दोनों चीज़ों में पैसा जाना ही जाना है। अब बचती है आपके वांट्स। अगर कोई चीज़ आपकी 2-5 हज़ार रुपए की है तो आप उस पर सोचिए कि मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैं इसे कितनी देर यूज़ करूँगा, कितने दिन यूज़ करूँगा, और अगर आपको लगता है कि वर्थ इट होगा लेना तो आप उसे ले सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ है 20, 25, 30, 40, 50, 1 लाख रुपए की, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उन पैसों को डाल देंगे इन्वेस्टमेंट फंड में, और जब भी वहाँ पर आपको एक एक्चुअल अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख का लैपटॉप लेना तो 1 लाख आपके उस इन्वेस्टमेंट फंड में जमा हो चुके हैं, तो वहां से आप अपना पैसा उठा करके उस 1 लाख का लैपटॉप ले लेंगे जब भी वो पैसा इकट्ठा होगा 3, 4, 5 महीने में, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी केसेस में ये होता है कि लोग ये जो फॉर्मूला मैंने बताया कि वहां से उठा करके इन्वेस्टमेंट फंड में डाल दो, बाकी जो पैसा बचा है, तो 2-3 महीने बाद उनको अपने आप रियलाइज हो जाता है कि जो चीज़ मैं 2-3 महीने पहले खरीदने वाला था, या फिर जो स्पीकर मैं 2-3 महीने पहले खरीदने वाला था, वो मैं अननेसेसरी कर रहा था। क्योंकि 2-3 महीने बाद उन्हें आराम से पता लग जाता है, क्योंकि उनके पास जो पैसा इकट्ठा होता है, तो उसके बाद जब वो पैसा इन्वेस्टमेंट फंड में बढ़ता रहता है 5%, 10% के हिसाब से, तो उन्हें लगता है कि हाँ यार मेरा पैसा बढ़ रहा है, और फिर वो उस अननेसेसरी चीज़ को छोड़ देते हैं। उस अननेसेसरी, चाहे वो कोई स्पीकर हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो अननेसेसरी वो उस वक्त लेना चाहते थे लेकिन उनके पैसों की वजह से वो नहीं ले पाए, ठीक है। इस तरह से आप अपना मंथली बजट बना सकते हैं। अपनी सेविंग्स पर, अपनी इन्वेस्टमेंट पर सबसे फर्स्टली आपको ध्यान देना है। सेकंड चीज़, अपनी नीड्स तो है ही हैं। अब नीड्स तो आप कम करना चाहे तो कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन नीड्स कम नहीं होती। लेकिन वांट्स को आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं चाहे तो। अगर बहुत ऐसी वर्थ इट आप कह सकते हैं वांट है, मान लीजिए आपने मोबाइल फोन 3 साल पहले लिया था, अब मोबाइल फोन आपको चेंज करने का टाइम आ गया, तो बेसिकली आपको मोबाइल फोन लेना पड़ेगा। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन के पैसे नहीं है तो आपने वो पैसे उठा करके, जो जितने पैसे आपके पास बचे, यानी कि हमारे कैसे 15,000 रुपये बचे, 15,000 आपने उठा करके इन्वेस्टमेंट फंड में डाल दिए। अब वहाँ पर जब भी उस इन्वेस्टमेंट फंड में 50,000, 60,000, 70,000 जितने का भी आपको मोबाइल फोन लेना था वो इकट्ठे हो जाएंगे, आपने मोबाइल फोन ले लिया। दैट इज सिंपल थिंग। तो इस तरह से आप अपना मंथली बजट बना सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं हर उन लोगों के साथ में जो कमाते तो हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उनका पैसा जाता कहाँ है, उनका कोई बजट नहीं है, उन्हें लगता है कि ये पैसा ही उड़ाने के लिए आया है, ठीक है। इस वजह से आप अपना मंथली बजट बड़ी आसानी से बना सकते हैं और बहुत जल्दी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हमारे मनी मैनेजमेंट के जितने भी एपिसोड हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन उसकी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी उस कोर्स की, जो कि आप बड़ी आसानी से उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही एक बढ़िया से प्रैक्टिकलिटी के साथ वाले वीडियो में।